Hello students, welcome to the Aditya classes. From this video we are going to start one of important topic of organization behavior, that is conflict. And to be honest, conflict is part of our routine life. OB की बात नहीं है, जिंदगी की बात है कि आप कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते ही हैं. दिस इज डॉक्टर विनीत माथुर. लेट अस स्टार्ट डिस्कशन अबाउट कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट सिंपली मीन्स, हम उसको डिफाइन करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट मीन्स व्हेन वन पार्टी is perceiving that other party is harming or about to harming their interest. इसका मतलब ये है कि एक कोई इंडिविजुअल को या एक ग्रुप को, इसलिए अपन ने जो वर्ड यूज लिया वो वन पार्टी बोला, इज परसीविंग. परसीविंग से अपना मतलब यहाँ पे आ गया कि जरूरी नहीं है कि भाई सामने वाली जो पार्टी है वो आपको नुकसान कर ही रही हो, ये हमारा परसेप्शन भी हो सकता है. व्हेन वन पार्टी इज परसीविंग दैट अनदर पार्टी इज हार्मिंग, नेगेटिवली कुछ उनको हार्म कर रहे हैं, या फिर हमने बोला अबाउट टू हार्म, करने वाले हैं वो नुकसान जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो. सिंपल सी, that is conflict. Once again I am repeating, conflict is a situation where one party is perceiving that another party is harming or about to harm something, जिसको हम बोल रहे हैं their interest. जहां हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा एरिया जिसकी हमको केयर है, वहाँ कोई दूसरा हार्म करने की कोशिश कर रहा है. आप इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो गोल का जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि हम कुछ अचीव करना चाह रहे हो और जो अनदर पार्टी है, हमारे ऑफिस के दूसरे लोग हैं, वो कुछ और अचीव करना चाह रहे हो. तो गोल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, किसी भी और मैटर के ऊपर जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि हम जो है वो एक कोई बात पे एग्री नहीं है. अब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो कुछ पुराने व्यू हैं, तो उनमें से सबसे पहला तो ये है, या जो आपके भी दिमाग में आया होगा चैप्टर को स्टार्ट करते, कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव होता है. ये आपको ऐसा लग रहा होगा. तो चैप्टर में एंटर होने से पहले ही मैं आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से समझाना चाहता हूँ, जो आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट जो 2 चैप्टर हैं उनके बारे में. अभी जो अपन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट, और अपना जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा स्ट्रेस. तो इन दोनों को सुनते ही हमारे दिमाग में एक बार कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं. तो वो मैं आपको बता दूं कि नंबर 1, काम एंड कूल ग्रुप इज नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन. Calm and cool group is not good for organization. Calm and cool group is not good for organization. थोड़ी हलचल मची रहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है. दूसरी लाइन जो नेक्स्ट चैप्टर में काम आने वाली है अपने, दैट इज ए मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस इज आल्सो गुड फॉर परफॉर्मेंस. A moderate level of stress is also good for performance. तो अभी हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के चैप्टर की. तो जो ट्रेडिशनल व्यू था वो ये था, जो 1930s 40s से उस समय
कि भाई कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट गुड, उसको बिल्कुल ही नेगेटिवली देखा जाता था। और ऑफिस में कुछ भी डिस्प्यूट है, डिसएग्रीमेंट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उसको एज ए वॉयलेंस ही कंसीडर किया जाता था। तो ये मान के चलते थे कि भाई कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज़ नहीं है। तो ट्रेडिशनल व्यू जो है 1930s के टाइम का, 40s के टाइम का, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। वो कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो वॉयलेंस के बराबर मान रहा है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि 50s 70s तक आते आते सबको समझ में आ गया, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेटअप डेवलप होने लगे और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश होने लगे, कि भाई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो इनएविटेबल है। दैट मीन्स आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गए हो कि भाई ऐसी कोई वॉयलेंस नहीं हो गई है। जो अपने मतलब बोलचाल की भाषा में अपन लोग कहते हैं कि भाई जहाँ 2 बर्तन साथ में होंगे या 4 बर्तन, आई एम कन्फ्यूज, कि भाई जहाँ पे 2-4 बर्तन साथ में होते हैं उनमें थोड़ी सी खनखनाट आवाज़ तो होगी, वो बजते ही हैं। तो आपने क्या किया, आपने जो ह्यूमन रिलेशन व्यू था वो बोल रहा है कि एटलीस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ गई, कि भाई आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। लेकिन जो इंटरेक्शनल व्यू है, जो लेटर 60s के बाद में जो अपना जो नया वाला टाइम आया 70s 80s 90s, वहाँ आते आते हम लोगों ने एक नई चीज़ निकाली। वो ये निकाली कि इवन कॉन्फ्लिक्ट कैन बी पॉजिटिव। हम कॉन्फ्लिक्ट को एज ए पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं। अगर दो जनों में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपस में चल रहा है, तो उसका अल्टीमेट गोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो दोनों पार्टीज जो हैं वो बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करती हैं, और अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलता है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिलता है। वंस अगेन यहाँ पे मैं आपको वो चक दे इंडिया का जो एग्जाम्पल है वो कोट करूँगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला कि भाई आपको चक दे इंडिया मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। ग्रुप का चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपने वहाँ पे देखा कि भाई हाईएस्ट गोल वर्ल्ड कप में किसके हो, इस बात को लेके जो कोमल चौटाला थी और जो प्रीति सब्रवाल थे, उनके बीच के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट था, और वो हर मैच में कोशिश करते थे कि भाई एक गोल मैं मारूं और वो इंडिया को आपको जीत दिलाऊं। तो उस चक्कर में क्या हो रहा था कि एक दूसरे से ज़्यादा गोल करने के लिए वो दोनों जो हैं, जो स्ट्राइकर्स थे अपने, प्रीति और कोमल, वो कंटिन्यूसली गोल किए जा रहे थे, और हम बहुत स्मूथली जो है वर्ल्ड कप फाइनल की तरफ बढ़े मूवी के अंदर। और इवन जब तक वर्ल्ड कप का फाइनल आया और कोच को ऐसा लगा कि ये नेगेटिवली हार्म कर सकता है, तब तक कोच ने भी इसमें कुछ इंटरफियर नहीं किया। इन सब चीज़ों को आप बहुत बारीकी से समझें कि दोनों प्लेयर गोल स्कोर कर रहे हैं, उसका जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो टीम इंडिया को मिल रहा था। मैंने 90s में और अर्ली 2000 में वो एक दौर देखा है जहाँ पे जो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ओपन करते थे सौरभ दादा के साथ में,
तो दोनों जो हैं वो एक अलग ही अपना, उनके दोनों के इंटरनेशनल वनडे में 10,000 से ज़्यादा रन है और दोनों का खेलने का स्टाइल बिल्कुल अलग था। जो तेंदुलकर साहब हैं वो सिंगल्स में और उस तरीके से ज़्यादा डील करते थे और सौरव गांगुली अपनी बहुत एकदम नीट एंड क्लीन हिटिंग उनकी जो थी, ऑफ साइड में जो उनके स्ट्रोक्स आते थे, जो 4 वो बाउंड्रीज लगाते थे, 6 उनका बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन में आता है, एकदम स्ट्रेट 6 जो था। तो वो क्रिकेट मैंने पूरा एकदम बहुत फॉलो किया 90s का। तो उसमें अल्टीमेट बेनिफिट क्या था कि टीम इंडिया का स्कोर बहुत ही स्मूथली बढ़ता था। तो जब तक कॉन्फ्लिक्ट को हम पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो यहां पे 2 टर्म निकलते हैं, एक है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और एक है डायसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है? जो अभी अपन ने जिक्र किया कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज ए काइंड ऑफ पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट that is somehow helping organization to attain its goal। भाई कोई 2 पार्टीज ऑफिस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, 2 इंडिविजुअल्स ऑफिस के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि भाई मैं ज़्यादा सेल्स करूँगा, मेरे टारगेट ज़्यादा होंगे। दूसरा बंदा सोच रहा है कि मैं ज़्यादा बेटर सेल्स करूँगा, मेरे टारगेट अचीव होंगे। तो आप देखिए कि इन दोनों के आपस में ज़्यादा टारगेट अचीव करने के चक्कर में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एकदम बल्ले बल्ले है और उनका बहुत ज़्यादा अच्छी सेलिंग टारगेट निकलेंगे। एक मॉडरेट लेवल के बाद जो है वो स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट दोनों खतरनाक है। तो जो सेकंड नंबर है वो है डायसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। वहां क्या हो रहा है कि जब नेगेटिवली वो दोनों पार्टीज एक दूसरे को हार्म करने पे उतर आए, एक दूसरे को टारगेट अचीव नहीं करने दें, कुछ हिंड्रेंस जो है वो बीच में लेके आए, तब वहाँ पे जो है वो डायसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बन जाता है और वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। फिर वो अगर मतलब कॉमन सी बात है, ऑफिसेज आप ले लीजिए, टीम्स आप ले लीजिए कि प्लेयर्स की और एम्प्लॉयज़ की आपस में नहीं बन रही है और वो बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप जो है वो गोल अटेन नहीं कर पाते हैं। दैट इज डायसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इज सम हाउ यू कैन से कि नेगेटिव फॉर द ग्रुप परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ बेसिक टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। नंबर 1 आप ले सकते हैं कि टास्क कॉन्फ्लिक्ट। टास्क कॉन्फ्लिक्ट मीन्स 2 थिंग्स। नंबर 1 चीज हो गई जिसको मैं बोलूंगा कि गोल कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 1 क्या हो गई? गोल कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि आप एक्चुअल में अटेन क्या करना चाहते हैं। गोल कॉन्फ्लिक्ट जैसे मतलब अगर आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप 2 जने जो हैं वो साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं और एक जने का ऐसा प्लान हो कि अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा लो क्वालिटी लो प्राइस अपन प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो अपन नंबर ऑफ सेल्स अपने आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन वेयर एज आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसका ये टारगेट हो सकता है कि अपन क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करें, प्राइस थोड़ा सा प्रीमियम रखें, जिससे एक रिलेशनशिप अप्रोच भी अपन रखें कि अपने पास में कुछ लॉयल कस्टमर आए जो क्वालिटी के लिए आए और अपन उनसे अपना रेवेन्यू जनरेट करें, चाहे उनका नंबर कम हो। तो यहाँ पे दोनों बिजनेस पार्टनर्स के ऊपर क्या हुआ कि एक्चुअल में बिजनेस के कंटेंट और गोल को लेके ही जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है
रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नॉर्मली हार्मफुल ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में दो डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ आपस में साथ काम कर रही हैं। कुछ एम्प्लॉय हैं जो सपोज थोड़े से एग्रेसिव हैं, डिमांडिंग काइंड ऑफ पर्सन्स हैं, और उनके साथ में जो कुछ कलीग्स हैं वो काम कूल टाइप के हैं। तो उनके बीच में आपस में जो है वो एक थोड़ी सी खींचातानी चलती रहती है। तो माय ओपिनियन इज़ कि इन द मोस्ट केसेस रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा हार्मफुल होता है, और उसमें जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं उसका बहुत बड़ा आपको एक योगदान मिलेगा, वो नुकसान करता है उसके अंदर। जो नेक्स्ट है वो है आपके प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। चलो मान लिया कि आपने बिजनेस पार्टनर के साथ में मिल के ये डिसाइड किया कि अपन जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करेंगे, चाहे सेल कम हो या ज़्यादा हो। फोकस किसके ऊपर आपने किया कि क्वालिटी प्रोडक्ट का सेल होगा। अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि आप प्रोडक्शन में कितना पार्ट मशीन से यूज़ लेंगे, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, रॉ मटेरियल जो है वो आप कहाँ से मंगवाएंगे, रॉ मटेरियल एग्जैक्टली होगा ही कौन सा। तो वो जो ओवरऑल जो प्रोसेस है उसके ऊपर जो है वो आपका एक आपस में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, दैट इज प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप इनको टॉपिक्स में बांधने की कोशिश ना करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रोल कॉन्फ्लिक्ट एक हो सकता है कि किसका क्या रोल रहेगा। वही जो दो बिजनेस पार्टनर हैं, हो सकता है उनमें से एक जना एडमिन संभाले, ऑफिस संभाले और वो पूरे दिन ऑफिस में ही रहे, और एक पार्टनर जो है वो फील्ड का काम, चाहे वो रॉ मटेरियल परचेज हो, कस्टमर्स से बात करने का काम हो, सामान कहाँ से लाना है, कहाँ से डील करनी है, और बाहर का काम देख रहा हो। तो उसको दिमाग में हमेशा ये आता रहेगा कि यार मैं तो सारे दिन जो है वो बाज़ार में घूमता ही रह जाता हूँ, और मेरा जो दूसरा पार्टनर है वो ऑफिस में बैठा मौज कर रहा है। तो ऐसे कुछ रोल कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि होंगे। रोल है, गोल है, प्रोसेस है, कुछ भी है, उसका कुछ ना कुछ सोर्स जनरेट हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। तो मान लीजिए काम एंड कूल ग्रुप इज़ नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर टू मेजर कॉन्फ्लिक्ट। पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट को फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट बोला अपन ने, और नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को अपन ने डाइसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट बोला। एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो गोल के लिए हो सकता है, रोल के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। थैंक यू।